हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तब कहीं जाकर हम आज आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मना सके हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे, बल्कि जब वे मीलों का सफर तय करके भारत आए थे तब यहाँ पर मुगलों का राज था और अगर मुगल चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में एक और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालत में अंग्रेजों को भी भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल ये आता है कि मुगलों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को आखिर अंग्रेजों ने किस तरह खत्म किया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं। तो ऐसी बात पर चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और नया अध्याय की। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसकी लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था और यही वजह थी कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नज़र इसी सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे ज़्यादा दौलतमंद बादशाह थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में ही गृह युद्ध की स्थिति बन गई और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था और उसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी अपने पुर्तगाल के जहाज़ों को ही लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक ब्रिटिश नागरिक को समुद्र की यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा के समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्दी ही पहुंच गई। फिर आया समय सन 1600 का। 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के सदस्यों ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई, वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह के तख्त पर अकबर के बीच एक जहांगीर की ताजपोशी कर दी गई। साल आ चुका था 1618 का। इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों की चाल से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और उधर कैप्टन विलियम हॉकिंग समुद्री रास्ते गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारी जहाज़ों के साथ प्रवेश कर चुके थे और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काली छाया मंडराने लगी कि जिससे भारत को ऐसा काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ काफ़ी बेशकीमती वाहनों को लेकर कैप्टन विलियम्स हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर उस समय तो डच और पुर्तगालियों के दबाव में कारण उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, पर अंग्रेज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो लगातार इस व्यापारिक समझौते के साथ नए नए प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास जाते रहे और अतः कुछ समय बाद ही जहांगीर ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी और यह मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपने फैक्ट्रियों को स्थापित कर व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी प्रभावित हुई और कई हिंदुस्तानी व्यापारी इन फैक्ट्रियों से जुड़ गए
लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना डाली। और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिशों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिश को एक बात तो समझ आ गई थी कि मुगलों को वह जंग लड़कर तो हरा नहीं सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फायदा वर्षों बाद भी आजकल भारत के धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं। और वो कूटनीति थी डिवाइड फंड रूल की, यानी आपस में फूट डालो और इन पर राज करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफ़ी मांगते हुए यह वादा किया कि वह दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और औरंगजेब ने भी उन पर कोई जुर्माना न लगाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा दे दी। लेकिन मुगलों द्वारा ब्रिटिशर्स को माफ़ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया कि जब कुछ शासक मुगल बादशाह बन गए जो कि मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित ठीक ढंग से चला ही नहीं पाए। ये अनुभवहीन मुगल बादशाह रोज नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते हैं और इनकी इसी तरह की बेवकूफ़ियों के चलते अंग्रेज़ों को मौका मिल गया चाल चलने का। दरअसल 1617 में मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी लगान या कर के व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। और इसी दौरान पर्शिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण बोल दिया। जब चूंकि ऐसे में मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला और पर्शियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुगल बादशाहों ने तकरीबन लगभग 2 करोड़ रुपये और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए और अंग्रेज़ों की साजिश भी उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगी। और अफसोस कि अब वक्त हाथ से फिसला जा रहा था और साम्राज्य भी। अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में अपनी फूट डालकर डिवाइड फंड रूल के कूटनीति लागू कर दी, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला कामयाब रहे और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेजों की ताकत और अधिकार की उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। सन 1764 में अंग्रेज की फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय इन तीनों को हरा दिया। इसके अलावा निजाम और मराठों के बीच में कुछ फूट डलवाकर अंग्रेजों ने पहले उन्हें लड़वाया और फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर खुद अपने कमजोर सेना को हराकर उनकी रियासत पर कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने अपनी इसी रणनीति को कूटनीति में अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत में लगभग हर एक क्षेत्र पर अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्र के अन्य कई चीज़ों पर अपना मन मर्जी से टैक्स लगाकर भी काफ़ी कमाई की और भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों को अभी भारत में पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ शामिल करना था और उन्होंने इन बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया।
जिससे उन्हें आगे चलकर काफ़ी फायदा हो सकता था। यूँ तो अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे वगैरह लाना, जिस वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेज़ों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। मगर यही विश्वासघात की वजह थी। 1897 के स्वतंत्र क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेज़ों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेज़ों को भारत पर जीत हासिल करने में मदद मिली। भारत पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिर बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने अपना बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे व खानदान के तमाम लोगों को मौत की नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, ये थी वह दुख भरी दास्तान जिसमें मुगलों की एक गलती और अपने निजी स्वार्थ की भावना ने अंग्रेज़ों को भारत में पांव पसारने का मौका दे दिया और उनकी इसी गलती का खामियाजा हिंदुस्तानियों को कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ा। वैसे आपके नज़रिए से अंग्रेज़ों के आगमन के लिए मुगल साम्राज्य जिम्मेदार है या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने या कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।